Guys, now we are starting our next chapter, chapter number 13, the human eye and the colorful world. In previous chapter we have studied about the refraction of light by lenses, and then we have also studied about the nature and the size and the position of the images. According to that, we also studied the size and the images and the nature in our eyes also. Because the lens in our eyes is just compared to that of convex lens. तो वो हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर में देखेंगे. और उसके बाद वी ऑल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द सम नेचुरल फिनोमिना लाइक रेनबो फॉर्मेशन, रेड कलर ऑफ द सन इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, then blue color of the sky, then mirage formation, twinkling of stars, etc. So the first point of this chapter is human eye. The human eye is most sensitive and most valuable organs in our body. It helps or it enables us to see the things around us. In absence of the eye, like if you have closed eyes, then you can identify some objects by smell or by touch or by sound, but it is very limited. But because you cannot identify the color of that object by closed eyes, you can identify the object, but उसका color आप identify नहीं कर पाएंगे. However, thus of all the sense organs, the human eye is most significant one, as it enable us to see the beautiful and the colorful world. तो ये आइज़ हैं जो हमें हमारे आसपास की जो दुनिया है वो देखने में हेल्प करता है. So here it is the structure of the human eye. Human eye, it consists one convex lens into it. उसके अंदर एक लेंस होता है, एंड इट एक्ट्स लाइक अ कैमरा. ह्यूमन आई वर्क्स लाइक अ कैमरा, पिन कैमरा जिसको बोलते थे, उसके जैसा ये काम करता है. इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव सेल और लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज़ कॉल्ड रेटिना. आँखों के पीछे, मतलब कि आँखों का जो आँख है उसकी जो पीछे का जो लेयर है उसको कहा जाता है रेटिना. यू कैन सी इन द फिगर. ये रेटिना है, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है, एंड रेटिना का हैव्स नंबर्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, और वहीं पर हमारी एक इमेज बनती है विच इज़ द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. सो नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई वन बाय वन. देखें, द फर्स्ट वन इज़ कॉर्निया. कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट लेयर. अब आप आपकी आँखों के ऊपर अगर ऐसे हाथ से धीरे से टच करके देखें तो इट्स अ वेरी थिन एंड ट्रांसपेरेंट लेयर जो आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट. ये ऐसा ही होता है जैसे कि कोई ग्लास का डोर है और कोई साइंस नहीं है तो यू कैन नॉट सी द ग्लास, आपको दिखाई नहीं देगा. उसी तरह से है आँखों के ऊपर, हमारी आँखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो हमें दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, एंड इट कॉल्स कॉर्निया. इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट ऑफ आईबॉल, एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. तो कॉर्निया जो है वहीं से रिफ्लेक्शन हो जाता है. लेंस का भी काम है रिफ्लेक्शन करने का, लेकिन वो सिर्फ फाइन एडजस्टमेंट ही देगा. मैक्सिमम कॉर्निया ही जो है वो रिफ्लेक्शन करके दे देता है. देन आफ्टर आईबॉल, तो आईबॉल जो होगा इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर का वो होता है, स्फेरिकल इन शेप है. आइरिस. आइरिस इज़ अ डार्क मस्कुलर डायफ्रागम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. अब आपकी जो प्यूपिल हैं वो छोटी बड़ी होती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है ये कॉर्निया, आइरिस. आइरिस गिव्स द कलर्स. हमारी आँखों का जो कलर होता है, किसी की ब्लू हैं, किसी की ब्लैक हैं, ब्राउन हैं, वो जो कलर जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो होता है आइरिस का. और उसी आइरिस के सेंटर में होता है
एक होल जैसा स्ट्रक्चर विच इज सीन डार्क ब्लैक, और वही ब्लैक कलर जो है वो है प्यूपिल। आइरिस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, और जो प्यूपिल है वो लाइट्स की अमाउंट को कंट्रोल करता है। जितनी आपकी आंखों को रोशनी चाहिए उतनी ही रोशनी, उतनी ही लाइट जो है वो प्रोवाइड करने का काम है प्यूपिल का। इफ़ मोर अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स इनटू द आइज देन रेटिना विल बी डैमेज्ड, as well as if the less amount of light enters into the eyes, then the person cannot see the things clearly. So proper amount of light will be entered and it is controlled by the pupil, and pupil is controlled by iris. उसके पीछे होता है लेंस which is crystalline eye lens. It provide the focused real and inverted image of the object on retina. ये रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। ये बना है एक जेली लाइक मटेरियल होता है, एंड दिस इज कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस है तो लाइट को कन्वर्ज करेगा रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर क्लियर इमेज फॉर्म होती है। देन आफ्टर सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स जो हैं उसका काम है लेंस को अपनी जगह पे रखना, और बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्शन इट कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द आई लेंस. So it helps to change the curvature of eye lens and hence changes its focal length so that we can see the object clearly placed at different position. अब आप देखें, आप चैप्टर नंबर 10 याद करें तो आपने देखा था उसके अंदर कि when we change the position of the object, the position of the image is also changed. जैसे आप इनफाइनाइट पे रखे हैं तो फोकल प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इमेज बनती थी, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इमेज बनती थी, मतलब कि when we change the position of the object, image position is also changed. अब हमारी आंखों की बात करें तो हमारी आंखों में इमेज डिस्टेंस जो है वो सेम है, इट शुड बी फोकस्ड ऑन द रेटिना ओनली. तो ऐसा नहीं है कि हमारे सामने आंखों के सामने ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस भी सेम रहता है, वो तो चेंज होता रहता है, कभी दूर कभी पास, लेकिन इमेज का डिस्टेंस तो वही रहता है रेटिना के ऊपर ही. तो ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो वी आर चेंजिंग द फोकल लेंथ, हम फोकल लेंथ चेंज कर देते हैं, इसीलिए डिस्टेंस को चेंज करना नहीं पड़ता है. तो फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी? बाय चेंजिंग द लेंस. तो चेंज तो हम लेंस तो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, लेंस की थिकनेस को ही चेंज कर देते हैं, कभी पतला कभी मोटा, थिक थिन करते रहते हैं, और उस तरह से वी आर चेंजिंग द फोकल लेंथ एंड वी आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द इमेज. एंड द लास्ट इज रेटिना. रेटिना इज द थिन मेम्ब्रेन विथ लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स. उसके ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्शन होके आँखों के ऊपर अंदर जाती है तो सीधी जाकर रेटिना के ऊपर फोकस होती है, और वहीं पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो एक ये सेंस को ऑप्टिक नर्व थ्रू ब्रेन तक पहुंचा देंगे, एंड देन आफ्टर ब्रेन का काम होता है. सो व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, the light sensitive cells get activated and generate electrical signal. वो एक electrical signal generate करते हैं, and these signals are sent to brain via optical nerves. And then after brain जो है वो उसको analyze करता है, brain जो है उसको interpret करता है कि भाई आपने क्या देखा. आपके सामने जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट को देखने का काम नहीं है आँखों का, आँखों का काम है सिर्फ इमेज बनाने का. देखने का काम तो ब्रेन करता है, ब्रेन समझता है कि आपके सामने क्या है. तो इस तरह से हमारी आंखों का स्ट्रक्चर है. तो सबसे पहले बाहर आता है कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आता है आईबॉल, देन आइरिस, देन प्यूपिल, देन लेंस, देन मसल्स, देन रेटिना, एंड लास्ट में ऑप्टिकल नर्व्स. और इस तरह से जैसे मैंने कहा उस तरह से उसका काम भी होता रहता है. सो हाउ प्यूपिल वर्क्स, वी हैव गिवन हियर हाउ प्यूपिल वर्क्स, किस तरह से वो काम करती है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एक केस दे लेके भाई, यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट फ्रॉम द सिनेमा हॉल एंड आफ्टर वाचिंग द मूवी इन ब्राइट सनलाइट, या तो फिर आप बाहर धूप में घूमकर घर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको अंधेरा दिखाई देगा फॉर सम टाइम, और धीरे 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 फिर आपको लाइट दिखाई देगी.
मतलब जैसे ही आप कड़ी धूप में से रूम के अंदर एंटर होते हैं, टोटली ब्लैंक हो जाता है, एकदम ब्लाइंड हो जाते हैं आप, ऐसा लगता है आपको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और फिर आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि यू आर एबल टू सी एवरीथिंग। क्यों ऐसा हुआ? तो जब आप बाहर तेज़ रोशनी में थे, ज़्यादा लाइट होने की वजह से आँखों के अंदर ज़्यादा लाइट नहीं जाए, इसीलिए जो प्यूपिल हैं वो बंद हो जाती हैं। आइरिस प्यूपिल को बंद कर देती है, ऑलमोस्ट थोड़ी सी ही ओपन रहती है, जितनी लाइट कम जाए उतनी। इससे क्या होगा कि तेज़ रोशनी आपकी आंखों में जाएगी नहीं और आपका रेटिना, आपकी आंखें जो है वो डैमेज होगा नहीं। बट व्हेन यू एंटर फ्रॉम द ब्राइट लाइट टू डार्क रूम, जब जैसे आप घर के अंदर जाते हैं तो घर के अंदर होता क्या है, वहाँ पे तेज़ रोशनी नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, एंड प्यूपिल को ओपन होने में कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा। इन बिटवीन, मतलब कुछ सेकंड में जब वो प्यूपिल ओपन हो रही है तब तक आपको रूम के अंदर अंधेरा दिखाई देता है, और फिर थोड़ी ही देर में धीरे 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 प्यूपिल जो है वो ओपन हो जाएगी, एंड नाउ यू आर एबल टू सी द थिंग्स इन द रूम। तो ये जो घटना होती है, मतलब कि बाहर तेज़ रोशनी से आप डीम लाइट के अंदर चले जाए और यू आर नॉट एबल टू सी एनी थिंग्स, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्यूपिल की जो साइज छोटी बड़ी होती है उसकी वजह से ये हो सकता है। एंड इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व द साइज ऑफ द प्यूपिल, आप किसी आपके फ्रेंड को बोलो कि वो लाइट के सामने देखें, और आप उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसकी प्यूपिल छोटी हो जाएगी, और फिर उसी बंदे को आप बोले कि वो अब डार्क रीजन में देखें, अब आप उसकी आंखों को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि उसकी जो प्यूपिल है वो बड़ी हो चुकी होगी। और इस तरह से आंखों के अंदर जो प्यूपिल हैं वो लाइट्स की अमाउंट को कंट्रोल करता है और हमारी आंखों को वो बचाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, सॉरी, उससे पहले हम देख लेते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या होता है कि आपकी आंखों में जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो कितने समय तक रहती है। वो जो भी आंखों में इमेज फॉर्मेशन हुई, वो जो ब्रेन में गई है, तो वो उसकी जो इफेक्ट होती है वो 1/16 सेकंड तक रहती है, 1/16 सेकंड। उसके बाद वो इमेज जो है वो नेक्स्ट इमेज उसके अंदर आ जाती है। तो समझिए आप, जैसे यू आर वॉचिंग अ मूवी, जब आप मूवी देख रहे हैं तो मूवी के अंदर आपको दिखाई देगा सब कुछ हिलता डुलता, मतलब सपोज कोई जो भी अंदर कलाकार हैं वो दौड़ रहा है या नाच रहा है तो आपको दिखाई देता है कंटिन्यूसली। बट एग्जैक्टली इट इज़ नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं होता है। एग्जैक्टली होता ये है कि वो अलग अलग पिक्चर्स हैं और उन नंबर्स ऑफ पिक्चर्स को एक साथ आपकी आंखों के सामने से पास किया जाता है। एक इमेज, उसके बाद दूसरी इमेज, इसके बाद तीसरी इमेज, ऐसे नंबर्स ऑफ इमेज आपकी आंखों के सामने से निकलेगी। और ये इमेज का जो परसिस्टेंस टाइम होता है आपकी आंखों के सामने से पास करने का, वो कुछ एक सेकंड में 24 इमेजेस पास कर देते हैं। अब आपकी आंखों की कैपेसिटी कितनी है, 1/16 सेकंड की, और उससे ज़्यादा जब इमेज पास करेंगे तो आपकी आंखों में वो पहले की भी इमेज होगी और दूसरी आ जाएगी, दूसरी होगी और तीसरी आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपको वो मूव होता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपको वो कार्ड्स की गेम याद हो, उसके ऊपर कोई एक पिक्चर जो है, जैसे कि कोई क्रिकेटर हैं उसके हाथ में बैट हैं, तो एक पिक्चर में वो बैट ऊपर उठाता है, फिर धीरे धीरे करके जैसे आप उसको फास्टली मूव करोगे आप देखेंगे जैसे वो हिट करता हो ऐसा दिखाई देगा। इट लुक्स लाइक मूविंग पिक्चर। इसी टेक्निक को यूज़ किया जाता है मूवीज़ बनाने में। वहाँ पर नंबर्स ऑफ इमेज, मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई एक सेकंड में 24 इमेज आपकी आंखों के सामने से पास कर दिए जाते हैं, जिससे आपको वो पिक्चर मूव होती हुई दिखाई देती है। सो यू हैव टू रिमेंबर द टाइम, इट इज़ 1/16 सेकंड persistence of vision. And then after power of accommodation. पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब आपकी आंखें कितना देख सकती हैं। हम तो सब कुछ देख सकते हैं, ये बोलेंगे भी वी कैन सी ईच एंड एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं है। हमारी आंखों की भी कैपेसिटी है, उसकी जो फोकल लेंथ है उसकी भी एक कैपेसिटी है, सिलियरी मसल्स की भी लिमिटेशन है, वो इतना ही काम करेंगे। तो कोई भी, अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो उसकी जो लिमिट होती है वो नियर पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो पास का कितना क्लियरली देखेगा विदाउट एनी स्ट्रेस, वो 25 सेंटीमीटर तक का देख सकता है। विदाउट एनी स्ट्रेस वो पास का 25 सेंटीमीटर का देख सकता है। और दूर की बात करें फार पॉइंट की, तो इट कैन बी सीन इनफाइनाइट डिस्टेंस, आप इनफाइनाइट तक
क्लियरली देख सकते हैं, यू कैन सी द स्टार्स, यू नो, तो वो इन्फानाइट डिस्टेंस कंसिडर किए जाएंगे, तो इतना दूर का आपको क्लियर कट दिखाई दे सकता है। बट लेकिन पास का देखना है तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से पास लाने के लिए आपकी आंखों के ऊपर स्ट्रेस आएगा, और जिससे फॉर एग्जांपल यू जस्ट रीड योर बुक फ्रॉम वेरी क्लोज टू आइज, यू आर नॉट एबल टू सी द वर्ड्स, बिकॉज वो आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए आपको कुछ डिस्टेंस पे रख के ही बुक्स पढ़नी चाहिए, विदाउट स्ट्रेस आपको अगर पढ़ना है तो ये पावर ऑफ अकोमोडेशन है, क्योंकि हमारी आंखों के जो लेंस होते हैं वो लेंस की फोकल लेंथ जो चेंज करने की जो मतलब जो सिलेरी मसल्स हैं वो कुछ लिमिटेशन तक ही उसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, ओके। तो व्हेन द सिलेरी मसल्स आर इन द रिलैक्स्ड फॉर्म देन आवर आई लेंस इज थिन, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है एंड वो आपको दूर का दिखा देते हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब वो ठीक हो जाते हैं, उसके साथ साथ उनकी फोकल लेंथ जो है वो भी कम हो जाती हैं, और आप उस पास का जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। मतलब व्हेन यू आर सीइंग द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जब आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब आपकी आंखों के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन जब आपको पास का देखना है तब आपकी आंखों को स्ट्रेस लेना पड़ेगा पास का देखने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेक्स्ट टाइम वी विल सी द डिफेक्ट ऑफ द विजन।